हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, उस केमिकल रिएक्शन की रेट को कौन से ऐसे फैक्टर से जो इन्फ्लुएंस करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर से जो हमारी केमिकल रिएक्शन को फिजिबल बनाएंगे या केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसे इंक्रीज करेंगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं, 7-8 फैक्टर्स हैं जिनकी बात हम आज के इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो बारी बारी से हम आज उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारी केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है उसे इंक्रीज कर देंगे, जो केमिकल रिएक्शंस की वेलोसिटी है उसे इंक्रीज कर देंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स आता है जो कि हमारी केमिकल रिएक्शंस की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं या केमिकल रिएक्शंस की रेट को बढ़ाते हैं, उनमें जो सबसे पहले नंबर का फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शंस के अंदर, उन रिएक्टेंट का नेचर भी इन्फ्लुएंस करता है आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस को। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें हम कुछ रिएक्टेंट लेते हैं और उन रिएक्टेंट में आपस में रिएक्शंस होती है और उस रिएक्शन से हमें नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि मान लो कि कोई हमने रिएक्टेंट लिए, कुछ रिएक्टेंट लिए, मान लो हमने एक रिएक्टेंट ए लिया और एक रिएक्टेंट बी लिया और इनमें आपस में रिएक्शन होने से हमें एक नया प्रोडक्ट सी फॉर्म हो रहा है। अब ये जो रिएक्टेंट रहेंगे, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट आपने जो लिए हैं, इन रिएक्टेंट में क्या रहेगा कि इन रिएक्टेंट में कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और ये जो आपने प्रोडक्ट फॉर्म किया इसमें कुछ बॉन्ड की मेकिंग होगी। बॉन्ड मेक होंगे, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, जबकि कुछ बॉन्ड की मेकिंग होगी। और इसी तरह से आपको प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि जब भी आप कोई केमिकल चेंज देखते हो तो वहां पे क्या होता है, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कुछ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और नया प्रोडक्ट आपको फॉर्म होता है। तो ये जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, ये किस तरह से आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे इन्फ्लुएंस करेंगे, किस तरह से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, उसे आप देखिए। तो जो आपने रिएक्टेंट यूज कर रहे हो आप रिएक्शंस करवाने में, वो रिएक्टेंट का बॉन्ड को अगर आसानी से ब्रेक किया जा सके, उन रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है उन्हें आसानी से अगर तोड़ा जा सके, तो वो रिएक्टेंट आसानी से रिएक्शंस कर लेंगे। और आसानी से रिएक्शन होने का मतलब क्या होता है? आसानी से रिएक्शन होने का मतलब होता है कि ऐसे रिएक्टेंट की जो रेट रहेगी, ऐसे रिएक्टेंट की जो रेट रहेगी वो हाई रहेगी। कैसे रिएक्टेंट की रेट हाई रहेगी? जिनके बॉन्ड को आसानी से ब्रेक किया जा सके। अब आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आसानी से फॉर्म हो जाएगा, नए जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो आसानी से फॉर्म हो जाएंगे। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन रहती है वो डिपेंड करती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर आता है जो कि आपकी रिएक्शन को अफेक्टेड करता है, वो नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? तो वो नेक्स्ट फैक्टर आप देखिए, जो सेकंड नंबर का फैक्टर है जो आपकी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाला है, जो कि आपकी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने वाला है, वो होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या प्रेशर। प्रेशर। अब ये कंसंट्रेशन या प्रेशर कैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करेंगे, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो देखिए। कि मान लो आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो जिसमें आप 2 कंटेनर में कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, सेम साइज के आपने 2 कंटेनर लिए और इसमें आपने जो रिएक्टेंट लिए हैं जो कि रिएक्शन करने वाले, वो रिएक्टेंट भी आपने सेम नेचर के रिएक्टेंट लिए हैं, सेम नेचर के रिएक्टेंट आपने यूज किए और आपने सेम वॉल्यूम के कंटेनर आपने लिए, जिन कंटेनर का साइज सेम है। यानी कि आपने जो सिस्टम लिए हैं वो दोनों सिस्टम सेम है, लेकिन आपने जो रिएक्टेंट लिए हैं वो सेम नेचर के तो है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन आपने कैसा लिया है? डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ में आपने उनको लिया है। यानी कि एक कंटेनर में मान लो आपने कोई रिएक्शन आप करवा रहे हो, वही आप रिएक्शन ले लीजिए, A+B आप रिएक्टेंट लेते हो और आप C प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो। तो आपने जो कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर था, उस फर्स्ट कंटेनर में आपने 5 मोल A लिए, 5 मोल A लिए और 5 मोल आपने B लिए और आपको नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और आपने जो कंटेनर, आपका सेकंड नंबर का कंटेनर था, उसमें जो ये आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था ये कम कंसंट्रेशन लिया। मान लो कि आपने 5 मोल की जगह यहाँ पे 2 मोल ही ली। चलिए आप ले लीजिए, यहाँ पे आपने जो A थे वो कितने मोल लिए? A आपने 5 मोल लिए, 5A आप बना दीजिए। इसी तरह आपने B भी कितने लिए इस कंटेनर के अंदर या इस सिस्टम के अंदर? B भी आपने 5 मोल लिए, या बी के भी आपने 5 मॉलिक्यूल्स लिए, मॉलिक्यूल्स मान लीजिए। इसी तरह आपने जो कंटेनर सेकंड लिया था उसमें आपने कितने कितने मोल लिए? उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मोल यूज किए। तो 2 मोल आपने ए के ले लिए और 2 मोल आपने बी के ले लिए। अब ये जो रिएक्टेंट थे इनका नेचर सेम है, कंटेनर का साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है।
अब क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शंस होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में जब भी कोई रिएक्शन होगी तो इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी, क्योंकि रिएक्शंस करने के लिए तो किन्हीं भी दो चीजों का मिलना जरूरी है ना, तभी तो रिएक्शन होगी और तभी तो प्रोडक्शन होगा। क्योंकि दो चीजें जब तक मिलेगी नहीं तब तक आपको तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, क्योंकि किन्हीं भी तीसरा प्रोडक्ट लाने के लिए या नया प्रोडक्शन करने के लिए दो चीजों का मिलना तो बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पे इनके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि इनके बीच में आप देखो तो नजदीकियां ज्यादा है, जबकि यहाँ पे आप देखो तो दूरी कुछ ज्यादा है। इन मॉलिक्यूल्स को रिएक्शंस करने के लिए, इन मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलने के लिए कुछ ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, कुछ आसानी नहीं रहेगी, इतने आसानी से ये मिल नहीं सकेंगे, इनको मिलने में कुछ टाइम ज्यादा लगेगा। जबकि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास पास है तो उनका मिलाप बहुत जल्दी हो जाएगा, वो आपस में जल्दी मिल जाएंगे, और जल्दी मिल जाएंगे तो उनसे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब देखिए कि मान लो आप एक सेकंड में, मान लो कि आप एक सेकंड का टाइम लेते हो, एक सेकंड का आप इंटरवल लेते हो और दोनों में आप प्रोडक्शन देखते हो, तो मान लो कि एक सेकंड में आपने जो 5 मॉलिक्यूल्स लिए थे उसमें से 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा गए, 3 मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्शंस कर ली और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस समय पे इस कंटेनर में एक सेकंड वाला जो आपने समय लिया है उसमें कितने नए प्रोडक्शन हुआ है सी का, तो वो 3 मोल सी का प्रोडक्शन हो गया। लेकिन आप उसी सेकंड में जब यहां देखते हो तो आप क्या देखते हो कि आपने जब कंसंट्रेशन कम लिया था इस सेकंड वाले कंटेनर के अंदर, तो उसी टाइम इंटरवल में आपने देखा कि यहाँ पे जो आपने 2 मोल कंसंट्रेशन लिया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ही या एक मॉलिक्यूल्स ही आपस में इंटरेक्ट कर पाए, एक ही मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलन हो पाया, और एक ही मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिले तो उनसे जो नया प्रोडक्ट मिला सी जो आपको मिला था वो सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल्स मिला। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेम टाइम में सेम नेचर वाले आपने रिएक्टेंट लिए, सेम वॉल्यूम वाला आपने लिया, लेकिन आपने कंसंट्रेशन डिफरेंट लेने से आपका जो प्रोडक्शन हुआ है वो डिफरेंट प्रोडक्शन हुआ है। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से आपका जो प्रोडक्शन हो रहा था, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शंस थी वो रेट ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट आई, या वो जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो डिफरेंट आपको मिला। तो आपने यहां से समझा होगा किस तरह से कंसंट्रेशंस बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शंस रहेगी वो इंक्रीज कर जाएगी, जो आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये प्रेशर क्यों लिखा है यहाँ पे, तो आप देखिए कि जब भी आप कोई गैसियस स्टेट लेंगे, जब आप गैसियस सिस्टम में आप कोई रिएक्शंस करवाएंगे और आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच की जो दूरियां थी वो दूरियां अपने आप कम हो जाएगी, और दूरियां कम होने से ये आसानी से रिएक्शन कर लेंगे, और रिएक्शन करने से ये प्रोडक्ट भी आसानी से आपको मिल जाएगा। यानी कि प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा रहेगी। और प्रेशर किस स्टेट में आप लेंगे, ये गैसियस स्टेट में जब आप रिएक्शन करवाएंगे उसके लिए, यानी कि आपका कंसंट्रेशन या प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस भी उतनी ज्यादा रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर के बारे में जो कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। तो थर्ड फैक्टर आपका कौन सा है, तो जो आपका थर्ड नंबर पे जो फैक्टर आता है जो कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है वो थर्ड फैक्टर है आपका टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर क्या है आपका, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से रिएक्शंस को अफेक्टेड करता है, टेम्परेचर से किस तरह से रिएक्टेंट का रिएक्शन अफेक्टेड होती है या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अफेक्टेड होता है, उसकी अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे, क्योंकि हमने रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई dt इज इक्वल टू होता है k ए माइनस एक्स क्या है आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे जैसे आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो उसका जो रेट कांस्टेंट रहता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज करती जाएगी। अब ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, तो ये जब हम आपको अरेनियस इक्वेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको और बहुत बेहतर ढंग से ये समझ में आएगा कि ये जो आपका रेट कांस्टेंट रहता है ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। अभी आप जस्ट इतना समझिए कि जो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जिसमें आपकी रिएक्शन हो रही है, उस सिस्टम के अंदर आप जितने भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जितने भी रिएक्टेंट के मोल यूज करते हैं, वो सारे के सारे रिएक्शन नहीं करते, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कभी भी रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल करते हैं, रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स करते हैं जो कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट जिन मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्टेंट से होता है जो कि रिएक्टेंट रहते हो या एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो रहते हो।
अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो इस सिस्टम के अंदर जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर आप किसके फॉर्म में देंगे, हीट के फॉर्म में टेम्परेचर देंगे, और ये हीट को एब्जॉर्ब करके, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करके इनर्ट, क्योंकि ये इस कंडीशन में जब आपने हीट नहीं दी थी तब ये कैसे थे, इनर्ट थे, जो रिएक्शन नहीं कर रहे थे, इनर्ट थे, और जब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर के फॉर्म में इसे हीट देना शुरू किया तो ये हीट को एब्जॉर्ब किया और ये इनर्ट से एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, और जितने ज्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, उतनी जल्दी से आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी, उतनी जल्दी से आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा, उतनी आसानी से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी वो इंक्रीज करती जाएगी। और आपने अगर 10 डिग्री किसी सिस्टम का आपने 10 डिग्री से टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, आपने अगर किसी सिस्टम का 10 डिग्री से टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मान लो ये रिएक्शन पहले रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी और आपने इसे हीट दी और इस सिस्टम का आपने टेम्परेचर को 35 कर दिया, यानी 10 डिग्री से इस टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया, तो इस रिएक्शन की जो रेट थी वो रिएक्शन की रेट कितने गुना बढ़ जाती है, तो वो रिएक्शन की रेट 2x से 3x तक बढ़ जाती है, यानी 2 से 3 गुना वो रेट इंक्रीज कर जाती है 10 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। इसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर आता है जो कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड करता है या रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, वो नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है, तो वो नेक्स्ट फैक्टर होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस तरह से आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, वो देखिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, तो जो भी आप रिएक्शंस करवा रहे हो, मान लो कोई केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो आप किसी सिस्टम के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, तो इस सिस्टम के अंदर आपने कुछ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिए, और इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम सोल्यूट बोलते हैं। और इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आप जिसके अंदर डिसोल्व कर रहे हो, मान लो कि कोई आप केमिकल रिएक्शन करवाओ, मान लो कि NaCl से किसी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, या और भी कोई आप सब्सटेंस ले रहे हो जिसकी आप केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो, और उसे आप जिस सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हो, जिस सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हो, उस सॉल्वेंट का अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस सॉल्वेंट का अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा हाई रहेगा। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि आपने जो सॉल्वेंट यूज किया है वो सॉल्वेंट अगर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो ये हमने आपको पीरियोडिक टेबल में भी जब पढ़ाई थी तब बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आने की वजह से ये जो एटम्स रहेंगे इस मॉलिक्यूल्स के, इनके ऊपर पार्शियली चार्ज आ जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ऐसे जो सॉल्वेंट जो जिनका मॉलिक्यूल्स कैसे हो, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे सॉल्वेंट में जब हम कोई मॉलिक्यूल्स डिसोल्व करते हैं या कोई रिएक्टेंट डिसोल्व करते हैं तो इस सॉल्वेंट के पास में क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, क्योंकि इसके पास में पार्शियली पोल है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो आप रिएक्टेंट डिसोल्व कर रहे हो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर या इस इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या करता है कि वो जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं उन रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करता है, और रिएक्टेंट के बॉन्ड अगर आसानी से ब्रेक हो गए तो आपका जो प्रोडक्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन से आपका नया प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी आप कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट लेते हो, सॉल्वेंट सिस्टम लेते हो, तो वो सॉल्वेंट सिस्टम आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि जो आपका सॉल्वेंट होता है वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर आता है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, वो फैक्टर कौन सा होता है, इसे रफ कर लेते हैं पहले। वो फैक्टर्स होता है आपका प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब प्रेजेंस ऑफ लाइट किस तरह से केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी कि कुछ रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन
होती है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको फोटोकेमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पढ़ने रहेंगे, आपको ये सेकंड ईयर में आएंगे कुछ फोटोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स। इसके बाद में अगर आप एमएससी में हो तो एमएससी में तो आपको जो फाइनल ईयर रहेगा एमएससी का, उस फाइनल ईयर में आपको फोटोकेमिस्ट्री एक स्पेशल सब्जेक्ट रहता है। थर्ड सेमेस्टर में फोटोकेमिस्ट्री एक स्पेशल सब्जेक्ट रहता है जिसमें आप फोटोकेमिस्ट्री के बारे में या आपकी जो ऑर्गेनिक फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनके बारे में बहुत डीप में पढ़ते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मॉलिक्यूल्स की जो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जाने में इलेक्ट्रॉन के बीच में किस तरह से ट्रांजिशंस होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, डिफरेंट चीज़ें, उसमें बहुत सारे फिनोमिना ऐसे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ने को आपको मिलेगी। तो फोटोकेमिकल एक, या हम बोल सकते हैं कि जो ये फोटोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी ब्रांच है और बहुत उपयोग है इसके, बहुत सारे एप्लीकेशंस है आपके केमिस्ट्री के अंदर। चलिए, हालांकि हम यहाँ पे आते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लाइट कैसे आपकी केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। अब प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होता है कि हम जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शंस को लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, यानी कि उस केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हम लाइट डालते हैं। अब लाइट के अंदर एनर्जी होती है, हमें पता है कि जो हमें सन से लाइट आ रही है उस लाइट में एनर्जी होती है। यूवी विजिबल जनरली हमारी होती है, यूवी लाइट होती है, विजिबल जो लाइट होती है उसके पास में एनर्जी होती है, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? फोटोन के फॉर्म में होती है, जिसे हम एच न्यू लिखते हैं, फोटोन के फॉर्म में होती है। ये हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था वहां पे भी आपको बताया था फोटॉन्स क्या होते हैं, कि जो हमारी एनर्जी होती है वो एनर्जी के छोटे, वो कंटिन्यूअस नहीं चलती, वो एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलती है, बंडल्स के रूप में चलती है, जिन्हें हम फोटोन बोलते हैं, जिसे हम एच न्यू से लिखते हैं। चलो वो खैर अलग बात है। तो जब भी हम इन फोटोन की बम्बार्ड हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर करवाते हैं, तो वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो इन फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो पहले ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, क्योंकि आपने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए वो भी क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स हमेशा स्टेबल रहते हैं, हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा स्टेबल कंडीशन में, तभी तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो पहले स्टेबल रहते हैं। फिर स्टेबल हैं वो, फिर हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, उसे हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, और नया जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, तो ये जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसकी एनर्जी जो ये मॉलिक्यूल अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिए थे उससे भी कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, कुछ एनर्जी रिलीज करती है। तो पहले ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स आपने रिएक्शंस के लिए लिए थे, रिएक्शंस करवाने के लिए लिए थे, इनके आपको बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, और इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि एनर्जी हम कहाँ से ले रहे हैं? हम एनर्जी ले रहे हैं वो फोटोन से, और फोटोन हमें कहाँ से आ रहे हैं? लाइट से आ रहे हैं। तो लाइट की प्रेजेंस होने की वजह से भी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो इन्फ्लुएंस होती है, जो आसानी से होती है, या उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन रहती है वो इंक्रीज कर देती है लाइट की प्रेजेंस। इसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर होता है जो कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाला है, वो होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या हम इसे लिख देते हैं कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का क्या काम होता है? तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं। अब किस तरह से वो इंक्रीज करेंगे? आपने जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए थे उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। कौन? कैटलिस्ट आ जाने से वो जो उन मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी थी वो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे उनके बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, और बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएंगे तो आपका नया जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और नए जो बॉन्ड फॉर्मेशंस हो रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन आसान कर देते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस। इसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर आता है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है वो करता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसका सरफेस एरिया। अब रिएक्टेंट का सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, क्या मायना होता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, और सरफेस एरिया किस तरह से अगर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो हम वो रेट ऑफ रिएक्शन को फिजिबल कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो देखिए कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शंस करवाते हो और उस रिएक्शंस में आप जो रिएक्टेंट ले रहे हो, अगर उस रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कम हुआ, अगर उन रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कम हुआ, मान लो आपने एक रिएक्टेंट ए लिया और एक रिएक्टेंट बी लिया, और ये 5-5 मोल लिया आपने, और इन 5-5 मोलों के आपने बड़े बड़े टुकड़े ले लिए, बड़े बड़े क्रिस्टल्स ले लिए और इनकी रिएक्शन करवाई, और आपने सेम कंटेनर में 5 मोल ए और बी लिए, लेकिन वो आपने कैसे लिए?
वो आपने पाउडर फॉर्म में लिया। अब पाउडर फॉर्म में लेने की वजह से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे इनका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ने से इनमें जो रिएक्शन हुई ए और बी के बीच में, ए और बी का जो मिलन हुआ उसमें आसानी हो गई। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी आप किसी भी बड़ी लकड़ी को जलाने की कोशिश करते हो, जो जिसका साइज बड़ा होता है, उसे जलाना थोड़ा कठिन होता है। जबकि आप अगर छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े लो या आप घास फूस लो तो घास फूस आसानी से जल जाती है। क्यों घास फूस आसानी से जल जाती है? क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने से वो एनर्जी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं या हीट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनके बॉन्ड को आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, और नया जो प्रोडक्ट आपको फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा रिएक्टेंट का, उस रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा रहेगी, या सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉल्वेंट हो गया, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो गई, उसके बाद में लाइट की प्रेजेंस हो गई, और सरफेस एरिया ऑफ आपका रिएक्टेंट हो गया। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।